अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में जो कैथरीन का वक्त गुज़रा है वो इतना खूबसूरत गुज़रा है कि उसकी सारी यादों में से जो मिस्टर कैथरीन की याद है वो सबसे ज़्यादा चमकने वाली याद है, और वो एक ताज़ा और फ्रेश और क्लियर टुकड़ा ही रहेगा उसकी ज़िंदगी का। टॉयलेट का वक्त था मिसेस विकेट के यहाँ जब स्कूल बेल बजती थी हाज़िरी के लिए। उसके पास वो सारी यादें एक बादल के तौर पे आया करती थी। कैथरीन दौड़ा करती थी बरामदे में और हंसा करती थी उन छोटी छोटी मिस्टेक्स में जो कि मिस्टर चिप्स चेक कर रहे होते ऐसे चेक कर रहे होते थे ऐसे उसके अंदर कोई मिस्टेक्स आया करती तो कैथरीन काफ़ी हंसा करती थी। सेलो पार्ट मोज़ार्ट ट्रियो का जो एक बैंड था उसमें हिस्सा लिया करती थी। उसकी जो क्रीम कलर की जो बाजू थी वो भूरे रंग के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर घूमा करती थी। वो एक अच्छी म्यूजिशियन थी और काफ़ी अच्छी मौसीकार थी। कैथरीन फर वाले पशम वाले कपड़े पहन के और हाथों पे दस्ताने चढ़ा कर दिसंबर के हाउस मैचेस को देखा करती थी। कैथरीन गार्डन पार्टी में जो कि स्पीच डे प्राइज़ गिविंग के बाद हुआ करती थी उसमें हदायत करती थी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर जो कि सामने आते थे, और काफ़ी अच्छी हदायत भी हुआ करती थी जो कि वो हमेशा कबूल नहीं करता था लेकिन काफ़ी उस पर असर हुआ करता था। जब भी एक ऐसे लड़के का मामला सामने आता जिसको सज़ा देनी होती तो कैथरीन हमेशा बच्चे का साथ देती और कहती कि आप बच्चे को चांस दें, बच्चा अपनी पहली दफ़ा गलती की है, क्या इस गलती के अलावा वो एक अच्छा लड़का नहीं है? तो चिप्स कहता हाँ है तो अच्छा, लेकिन इसको सज़ा देना ज़रूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है हमने स्कूल का। तो कैथरीन ये कहा करती थी कि आपने पहले ही इसको बिगाड़ दिया, इसको गलत जगह पे बिठाया, ये यहाँ पे बैठना ही नहीं चाहता, ये कुछ और बनना चाहता है। तो इस तरह से वो कैथरीन मिस्टर चिप्स के साथ बहस किया करती थी, बच्चों का दिफा किया करती थी। और कई सालों बाद जब मिस्टर चिप्स को किसी लड़के के साथ परेशानी आती, मिस्टर चिप्स को उस बच्चे को सज़ा देनी होती, तो मिस्टर चिप्स अपनी जहन में ये सोचते कि अगर यहाँ पर कैथरीन होती तो वो किस तरह मामले को ढूंढती, मसले का सॉल्व करती, मसले का हल निकालती। तो अगर बच्चा जो सामने खड़ा था जो कि अपनी सज़ा के इंतज़ार में था कि कौन सी सज़ा मिस्टर चिप्स मुझे देंगे, अगर वो देखता कि अचानक से मिस्टर चिप्स की आंखें चमकती और उसके जहन में ये बात होती कि अगर कैथरीन यहाँ पे होती तो वो कोई ना कोई इस मसले का हल ढूंढ लेती और वो इस बच्चे को माफ़ कर देती, तो इस तरह वो यादों के साथ चल कर अपने मसलों को हल किया करते थे मिस्टर चिप्स। लेकिन वो हमेशा ही नरमी के लिए बहस नहीं किया करती थी। कभी कभार मिस्टर चिप्स अगर नरमी के लिए कायल होते तो कैथरीन कहती इसको सज़ा दो, मुझे इस तरह का बच्चा पसंद नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा है, अगर ये शामत को आवाज़ दे रहा है तो इसको ज़रूर आप सज़ा दिलवाएं। कितने यादें थी मिस्टर चिप्स के पास, वो सारी यादें उसके जहन में दफन थी, और इन सारी यादों को मिस्टर चिप्स ज़रूर एक आप ये समझ लें कीमती चीज़ के तौर पर अपने जहन में रखा करते थे। ऐसी ऐसी कहानियाँ जो कि फ़नी थी, आपको फ़न उनमें याद होता है, याद रह जाता था मिस्टर चिप्स को। क्या कोई जज्बात इमोशंस वाकई इतने अहमियत रखते हैं जब उनका नामो निशान ही इंसान की यादों से मिटा दिया जाए? कितना हजूम था उनके जहनों में जो कि ख़त्म होने से पहले उन्होंने सारी यादों ने ख़त्म होने से पहले एक अपना ठिकाना ढूंढ लिया था, और वो ठिकाना था मिस्टर चिप्स का जहन। अब सारी यादें भी इस चैप्टर में बताई गई हैं। मिसाल के तौर पर आचर जो टीचर थे उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया, एक बड़ी अजीब सा मामला था। और वो जो डंस्टर और ओगलवी का मामला था, डंस्टर ने एक चूहा छोड़ दिया था बूढ़े ओगलवी के ऑर्गन लॉफ्ट में। ऑर्गन लॉफ्ट वो जगह होती है जहाँ पर सारे मौसीकी के आलात रखे जाते हैं। मिस्टर चिप्स को ये भी पता था कि ओगलवी मर गया था और डंस्टर जेटलैंड के मकाम पे डूब गया था। जिसने भी वो वाक़या सुना था शायद अब तक भुला ही दिया होगा। और दूसरे वाक़यात भी थे, उसके जहन में हज़ारों बच्चों के चेहरे आए एलिज़ाबेथ के दौर से ख़ानदानों पे ख़ानदान, और एक लंबा दौर गुज़रा है ब्रोकफील्ड की हिस्ट्री का जिसका अब कोई रिकॉर्ड ही नहीं है।
کس کو پتہ تھا کہ 5ویں کلاس کو پیٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی تھی، لیکن وہ اب وجہ ختم ہو چکی ہے، بالکل ایسے کھو چکی ہے جیسے لیوی کی کتابیں کھو چکی ہیں۔ اور اس وقت کیا ہوا تھا جب بروک فیلڈ کروم ویل کے دور میں لڑا تھا؟ کروم ویل لڑا تھا 1645 میں نسبی کے مقام پہ۔ تو مسٹر چپس یاد کر رہے ہیں کہ بروک فیلڈ کا اس دن کیا ہوا ہوگا، اور بروک فیلڈ جو گریٹ سکیئر تھا 1845 کا، جو خطرہ تھا، ایک قحط آنا تھا، اس ٹائم کیسا وقت گزرا ہوگا؟ کیا ساری چھٹی کر دی گئی تھی جب واٹر لو کی جنگ ہوئی تھی؟ 1815 میں یہ جنگ ہوئی، تو یا اس سے پہلے کا وقت، یا ویدر بائے کا جو چھوٹی سی بات چیت ان کے درمیان ہوئی تھی، اور اس بات چیت میں مسٹر چپس کو ویدر بائی نے یہ کہا تھا، لگتا ہے کہ کسی نہ کسی دن ان جرمنز کے ساتھ ہمیں خود ہی نپٹنا ہوگا۔ جب چپس ان ساری باتوں کو یاد کیا کرتے تھے تو وہ سوچا کرتے تھے کہ میں ان سب کو لکھ لوں گا، لیکن مسئلہ کیا تھا، جب وہ مسز وکٹ کے ہاں رہا کرتے تھے تو انہوں نے کبھی کبھار ایک رینڈم ڈس آرڈرلی بے ترتیب سے نوٹ بھی بنا لیے تھے، لیکن ان کو مسئلہ کیا تھا کہ وہ اپنی کتاب کیوں نہیں لکھ پاتے تھے کہ جب وہ لکھنے بیٹھتے تھے تو وہ جسمانی طور پر اور ذہنی طور پہ بہت زیادہ تھک جاتے تھے، اور ان کی جو یادیں تھیں جب وہ لکھنا بیٹھا کرتے تھے تو ان سے وہ یادیں اتنی خوبصورت انداز میں لکھی نہیں جاتی تھیں جتنی خوبصورت انداز سے ان کے ذہن میں ہوا کرتی تھی۔ مثال کے طور پہ رشٹن اور وہ جو بوریوں آلوؤں کی بوری کی مثال تھی، آلوؤں کی بوری والا واقعہ مثال کے طور پر، وہ لکھنے میں بہت ہی عام سا نظر آئے گا، لیکن وہ خدایا کتنا فنی تھا، وہ اسے یاد کرنا بھی کافی فنی ہے، مزاحیہ ہے۔ کیا آپ کو رشٹن کے بارے میں یاد ہے؟ اتنے سال ہو گئے ہیں مسز وکٹ، کیا آپ نے کبھی رشٹن کے بارے میں جانا ہے؟ وہ برما چلا گیا تھا گورنمنٹ جاب میں، یا وہ بورنیو تھا، بڑا فنی فیلو تھا رشٹن، اور اس طرح سے تھا، وہ خواب میں کھویا رہتا آگ کے پاس بیٹھ کر، ان وقت کے بارے میں جانا کرتا جن میں وہ خود ہی دلچسپی لے سکتا تھا۔ فنی بھی تھے، افسردہ بھی تھے، مضحکہ خیز بھی تھے، ٹریجک بھی تھے، وہ سارے اس کے ذہن میں مکس اپ تھے۔ اور ایک مسٹر چپس پھر وعدہ کیا کرتا کہ نیکسٹ ٹائم میرے لیے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہوا، میں ان سارے واقعات کو ترتیب میں لکھوں گا اور ان کی ایک بک بنا لوں گا۔ اور یہیں پر چیپٹر نمبر 7 جو ہے ختم ہو جاتا ہے مسٹر چپس کا۔